हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 17th बीपीएससी सीरीज का यह नाइन्थ सीरीज है। इसमें हम दो टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिंक विद द करंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक है मिशन दिव्यास्त्र, जो सक्सेसफुल हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे एक्चुअली मिशन दिव्यास्त्र होता क्या है, यानी व्हाट इज द मिशन दिव्यास्त्र, और मिशन दिव्यास्त्र के सक्सेसफुल होने से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारा इंडिया पे। ये सारी चीज इसमें जितने भी कीवर्ड है सारी चीज देखेंगे। उसके बाद में एनर्जी सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी मैं देखा हूं कि इसमें पहली बार फर्स्ट इंडिजीनियस यानी स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिगिंस यानी शुरू हुआ है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ये सबसे पहले देखेंगे। रिएक्टर क्या है, रिएक्टर के कितने स्टेज है ना, और उसमें कौन सा फ्यूल लगते हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, ये सारी चीज जितने भी रिलेटेड कीवर्ड है ये सारे समझने का प्रयास करते हैं अभी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए, 17th बीपीएससी जो होने वाला है आपको, है ना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मिशन दिव्यास्त्र से। मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल। मिशन दिव्यास्त्र एक्चुअली क्या है, अग्नि 5 का सक्सेसफुली हमने टेस्ट किया है, और इस टेस्ट का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। आया समझ में, यह टेस्ट का नाम है मिशन दिव्यास्त्र, यानी मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल मीन्स अग्नि 5 का टेस्ट जो है सक्सेसफुल हो गया है। क्लियर। अब देखिए मिशन दिव्यास्त्र या कब अग्नि 5 का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ, 11 मार्च 2024 को अग्नि 5 का सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। और इसके साथ एक नया तकनीक, एक न्यू टेक्नोलॉजी इस मिसाइल के साथ जुड़ा है। वह टेक्नोलॉजी का नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये याद रखिएगा अग्नि 5 के लिए। इसका हिंदी भी यही होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी MIR भी तकनीक के साथ इस अग्नि 5 का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, और इस टेस्ट का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल हुआ, इस परीक्षण का नाम है मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5। क्लियर। अब अग्नि 5 क्या है, एक मिसाइल है। अग्नि 5 क्या है, एक मिसाइल है। अब थोड़ा सा आप देखिए, और यह जो मिसाइल है यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। यह क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो अब यहां पे हम समझेंगे थोड़ा सा कि मिसाइल क्या है, कितने तरह के मिसाइल होते हैं। उस कितने तरह के मिसाइल में से यह जो अग्नि 5 है यह किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है ना। तो सबसे पहले देखिए मिसाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। मिसाइल में क्या होते हैं, स्टेजेस बने होते हैं जिसमें फ्यूल यूज होते हैं, सॉलिड लिक्विड फ्यूल यूज होते हैं। और यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं वार हेड। यहाँ पे हथियार रखा जाता है। यह हथियार न्यूक्लियर बम भी हो सकता है और नॉर्मल हथियार भी हो सकते हैं। तो यहीं पे हथियार रखा जाता है, यानी इस मिसाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ही होता है। अब इसको कई रूप में यानी कई तरह के मिसाइल होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी मिसाइल को किस नेचर से चलाया जाएगा उस हिसाब से दो तरह के मिसाइल होते हैं। पहला मिसाइल जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, दूसरे तरह के मिसाइल को क्रूज मिसाइल बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। क्लियर। सबसे पहले देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। किसी भी मिसाइल का दो चीज होते हैं, एक तो जहां से मिसाइल चलता है इसको लॉन्च पैड बोलते हैं, जहां से मिसाइल चल रहा है, और यहाँ एक टारगेट होता है, यानी जिसको विध्वंस करना है मिसाइल का। ये दो ही चीज होता है मिसाइल में। क्लियर। अब मान लीजिए कि दोनों टारगेट एक यहाँ पे है, सॉरी यहाँ लॉन्च करना है, यहाँ से टारगेट है यहाँ पे। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो सबसे पहले ऊपर जाते हैं, लॉन्च साइड सबसे पहले ऊपर। देखिए यहाँ पे आएंगे, इनका टारगेट ही रहा, और यहां आने के बाद ही फ्यूल इनका बंद कर दिया जाता है, इतना ही फ्यूल ही दिया जाता है। इसके बाद में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में यह यहां पे आके इस टारगेट को विध्वंस करते हैं। आया समझ में, यानी आप इसे कंट्रोल यहां तक कर सकते हो, मिड पॉइंट तक। इसके बाद में इस मिसाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी यह पहले जाता है स्पेस में, और स्पेस के में या आधे स्पेस के बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यहां पे गिरता है। तो इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल की तरह बनाता है।
दूसरे तरह के मिसाइल होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर ही होता है मोस्टली। इसको पूरे पाथ में, जैसे यहाँ से हमको लॉन्च साइड है, यहाँ पे टारगेट है, या इस तरह इन्वायरमेंट में जाएगा और इसको विध्वंस कर देगा। यानी पूरे पाथ में हम इसको गाइड कर सकते हैं, है ना। यानी पूरे पाथ में हम इसको गाइड, अगर इच्छा हुआ यहाँ पे मिसाइल है, अगर हमको मूड बदल गया कि नहीं यहाँ नहीं, इसको नहीं मारना है, तो इसको यहां से हटा सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल में इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल मेनली। क्लियर। तो ये देखें नेचर, यानी लॉन्च साइड और टारगेट कैसे चलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। दूसरी तरह के जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, यानी आप कहां से लॉन्च करते हैं, कहां पे आपका टारगेट है, उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं और टारगेट भी आपका सरफेस में ही है, तो होगा सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अगर सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं, टारगेट एयर पे है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल या ग्राउंड टू एयर मिसाइल इसको बोलते हैं, और इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल बोलते हैं। इसको एंटी एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, यानी विमान वेधी मिसाइल, यानी नॉर्मली जो एयर में होता है विमान ही होते हैं। इसी तरह सरफेस से सी में, अगर सरफेस से वो सी में टारगेट है तो सरफेस या कोस्ट सी मिसाइल। एयर टू एयर से लॉन्च कर रहे हैं, एयर में ही टारगेट है, एयर टू सरफेस मिसाइल या एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी बोलते हैं, यानी एयर से लॉन्च साइट है और सरफेस पे टारगेट है। सी टू सी मिसाइल यानी एंटी शिप भी इसको बोलते हैं, यानी सी पे भेदी मिसाइल। सी टू सरफेस यानी सी से लॉन्च कर रहे हैं, सरफेस पे टारगेट है, और एंटी टैंक मिसाइल यानी टैंक को खत्म करने के लिए मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल। तो मेनली 8 तरह के मिसाइल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, 2 तरह के नेचर। अब हम आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, इतने तरह के होते हैं। इसको लॉन्ग रेंज भी बोलते हैं। तो हमारा अग्नि 5 क्या है, इस कैटेगरी में आता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल, या दोनों के बीच में भी लॉन्ग रेंज बोल देते हैं, है ना, इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल। क्लियर। इंटरकॉन्टिनेंटल तो होता है किसी और कॉन्टिनेंट में, दूसरे देश में, जैसे हमारा अग्नि 5 यानी इंटरकॉन्टिनेंटल में भी आता है, अग्नि 6 हम डेवलप कर रहे हैं, है ना। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यानी मिसाइल का स्पीड क्या है, उस पर भी इसका क्लासिफिकेशन है। देखिए स्पीड मिसाइल का या किसी भी जो हवा में उड़ते हैं उनको कंपेयर करने के लिए माइक नंबर दिया गया। माइक नंबर क्या है कि किसी भी 0 डिग्री सेल्सियस में साउंड का एयर में जो वेलोसिटी होता है ना, उसको 1 माइक बोलते हैं। वह लगभग 332 यानी 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको 1 माइक बोलते हैं, यानी अगर इतना कोई अचीव कर रहा है तो 1 माइक है, अगर इसका दुगुना कर रहा है तो 2 माइक है। अगर इस 1 माइक से भी कम उसका स्पीड है तो उसको सब सोनिक बोलते हैं। अगर 1 माइक से 5 माइक तक है तो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं, और अगर 5 माइक से ज्यादा है तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। क्लियर। तो ये हो गया ये क्या क्लासिफिकेशन। अब हम आ गए फिर अग्नि 5 मिसाइल पे। देखिए अग्नि 5 क्या है, अग्नि जो है एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। सारे सीरीज अग्नि जो है इस सीरीज में हमारे पास है ना। अग्नि 5 है तो 1 2 3 4 तो होगा, है ना। तो सारे अग्नि मिसाइल लॉन्ग रेंज है, और या अग्नि 5 लॉन्ग रेंज है, और इस सारे को डेवलप किया है किसने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो है अग्नि 5 ये लेटेस्ट वेरिएंट है, यानी तुरंत या क्या बोलते हैं नवीनतम संस्करण, जो किससे लैस है, MIRV टेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। यह 5 दशक पहले तैयार किया गया था, लेकिन धीरे 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 अभी हमारे पास आया है ना। ऐसी बात नहीं कि हम लोग पहले तैयार किए, इससे पहले भी 5 दशक पहले इसको तैयार किया गया, अभी हमारे पास यह आया है, अभी भी कुछ ही देशों के पास है। क्लियर। तो अग्नि 5। अब थोड़ा सा देखिए आप कि और अग्नि क्या है। जैसे हम बोले कि अग्नि 5 है तो 1 2 3 4 भी तो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अग्नि अग्नि जितने भी सीरीज है सरफेस टू सरफेस, अब समझ में आ रहा होगा, सरफेस लॉन्च साइड है, टारगेट कहाँ है, सरफेस में ही। बैलिस्टिक मिसाइल या क्या करेगा, या प्रोजेक्टाइल बना के जाएगा। तो अग्नि मिसाइल क्या है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। यानी इंडिया का मेन मिसाइल है जो न्यूक्लियर हथियार को डिलीवरी करेगा, मुख्य आधार है, विकल्पों का मुख्य आधार है। अब अग्नि 1 क्या है, इसका रेंज है 700 से 1250 किलोमीटर।
अग्नि 2 क्या है 2000 से 2500 किलोमीटर, अग्नि 3 क्या है 3000 से 3500 किलोमीटर, और अग्नि 4 क्या है 3000 से 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 मोर देन 5000 किलोमीटर। क्लियर। अब हम आ गया कि अग्नि 5 लास्टली कब टेस्ट किया गया था, ये तो 11 मार्च वाली बात हो गई, मार्च 2024 वाली, या लास्ट टेस्ट 2012 से ही टेस्ट किया जा रहा है, चूंकि इसका जो डेवलप हुआ या 2007 में डेवलप कर दिया गया है ना। और यह जो टेक्नोलॉजी है मल्टीपल वार हेड टेक्नोलॉजी यानी MIRV टेक्नोलॉजी, या 12 वार हेड को एक बार ले सकता है, 4 से 12 भी समझ में आ जाएगी क्या है MIRV। क्लियर। यानी 4 वार हेड से लेके 12 वार हेड तक यानी हथियार एक साथ ले जा सकता अग्नि 5 जो मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत टेस्ट हुआ है। अब आते हैं MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, जो उसी समय से देख रहे हैं MIRV। अब MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, नाम से ही पता चलता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, है ना, यानी टारगेट जो इसका है मल्टीपल है। नॉर्मली हम लोग क्या अभी तक समझते थे कि एक मिसाइल है तो एक टारगेट यहां होगा, इस मिसाइल को बैलिस्टिक है तो ऐसे जाएगा और इसको यहां पे डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। लेकिन अब क्या मान लीजिए कि टारगेट यहां पे हो, 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 या सब या डिस्ट्रीब्यूट हो अलग अलग, है ना, दूरी पे। अब एक मिसाइल यहां से जाएगा और जब गिरेगा तो सारे टारगेट पे अलग अलग अपना वार हेड लेके गिरेगा, यानी सबको एक बार में खत्म कर देगा। एक बड़ा न्यू टेक्नोलॉजी है, बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्लियर। तो यार न्यूक्लियर वार हेड भी ले जा सकता है, कैपेबिलिटी है, इसको कैपेसिटी है, और मोर देन 5000 किलोमीटर लॉन्ग रेंज इसको बनाता है, यही 5000 किलोमीटर से। क्लियर। अभी तक यह टेक्नोलॉजी केवल यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना और फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। यह MIRV इक्विप्ड मिसाइल यानी MIRV से सुसज्जित मिसाइल। उसके बाद हम आ गए इस जो क्लब है कंट्री का, उसमें हम जुड़ गए। यह मिसाइल आपको लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है, सी से भी लॉन्च किया जा सकता है, सी मींस सबमरीन पर रख के लॉन्च किया जा सकता है। पाकिस्तान भी इस तरह का मिसाइल डेवलप कर रहा है, इजराइल के पास भी इस तरह का आशंका है कि वो भी डेवलप कर रहा है या डेवलप कर लिया है। मिसाइल तो है MIRV टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो यह रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास है। इस तरह का यहाँ पे मल्टीपल टारगेट होंगे, यानी अब क्या होता था कि एक ही यहाँ पे रखते थे हथियार और एक ही टारगेट जाके खत्म कर दिया। अब टारगेट फैले होंगे कई किलोमीटर में और सबको यह इस तरह मार देगा। देखिए नॉर्मल मिसाइल जो अभी तक हम लोग जानते थे इस तरह का एक यहाँ पे हथियार होगा, गया खत्म किया, लेकिन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसमें कई हथियार होंगे 4 से 12 तक, यह सबको जाके टारगेट करेगा। क्लियर। अभी तक या यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के पास या MIRV टेक्नोलॉजी है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या इंडिया के पास MIRV टेक्नोलॉजी है या किस मिसाइल में ही लगाया गया है, तो अग्नि 5। क्लियर। चलिए, तो यह जो MIRV टेक्नोलॉजी है यह लीदल क्यों है, यानी इतना खतरनाक क्यों है। तो अभी तक तो समझ गए होंगे ट्रेडिशनल मिसाइल में क्या है, एक ही टारगेट है तो एक ही वार हेड से एक टारगेट, लेकिन यह MIRV क्या है, मल्टीपल वार हेड है, बहुत सारे इसमें वार हेड है, और मल्टीपल वार हेड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल यानी मल्टीपल स्पीड होगा, मल्टीपल डायरेक्शन होगा, मल्टीपल टारगेट होगा, सबको यह एक बार में खत्म कर देगा। यह टेक्नोलॉजी हालांकि 1970 से ही आप USA यूज कर रहा, सोवियत यूनियन उसके बाद यूज करना शुरू किया, यानी अभी बहुत कम कंट्री के पास है, जैसे आप देखे हैं उसमें इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी में जुड़ गया। क्लियर। चलिए, अब हम आते हैं FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिगिन कोर लोडिंग। कोर लोडिंग में तो होता है जब रिएक्टर के कोर में फ्यूल डाल दिया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोर लोडिंग। क्लियर। तो पहली बार स्वदेशी इंडिजिनियस रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग हो गया, यानी फ्यूल अंदर चला गया। अगर वह अचीव कर लेता है सक्सेसफुली तो उसको बोलते हैं क्रिटिकली अचीव, है ना। तो अब यहां पे देखिए पहला इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वह काम करना शुरू कर दिया। देखिए यह जो रिएक्टर है दूसरा स्टेज है,
यह रिएक्टर क्या है, दूसरा स्टेज है। हमारे इंडिया में जो रिएक्टर है यह 3 स्टेज में काम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज, अभी थर्ड स्टेज तो हम इन्फांट स्टेज में ही है, अभी शुरू भी नहीं अच्छी तरह किए हैं, लेकिन सेकेंड स्टेज हम पहली बार शुरू किए हैं, तो यह एक न्यूज बनता है। उसमें कोर लोडिंग शुरू हो गया। कोर लोडिंग मीन्स क्या होता है, यानी फ्यूल उसमें अंदर डाल दिया गया। क्लियर। हालांकि चाइना के पास इस तरह का रिएक्टर है, छोटा सा है, लेकिन जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम में लोग बंद कर दिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। क्लियर, सेफ्टी कंसर्न में बंद कर दिया। अब हम आते हैं कि कोर लोडिंग, तो अभी हम बता दिए कोर लोडिंग क्या होता है, जब न्यूक्लियर फ्यूल को उस असेंबली में जहां पे रखा जाए, रिएक्टर क्या होता है, एक फर्नेस होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, तो रखा जाता है उसको, इसको कोर लोडिंग बोलते हैं, है ना। उसके बाद या फर्स्ट अप्रोच होता है, उसके बाद में इफेक्ट, उसके बाद में कोर लोडिंग के बाद क्या होता है, अगर वह न्यूक्लियर फ्यूजन यानी विखंडन शुरू हो गया तो उसको क्रिटिकली अचीव बोलते हैं। उसके बाद में बिजली पैदा होने लगता है, बिजली। अब इसका कंस्ट्रक्शन कौन किया है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, जो कलपक्का में शुरू हुआ है, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, इसको शॉर्ट में भामिनी बोलते हैं, याद रखिएगा, भामिनी बोलते हैं। चलिए, कोर लोडिंग समझ गए क्या होता। अब थोड़ा सा समझिए न्यूक्लियर रिएक्टर वाला। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर हम बोल रहे हैं तो नाभिकीय, है ना, यानी नाभिकीय में नाभिक भाग लेते हैं रिएक्शन में। अब आप स्कूल डेज में भी पढ़े होंगे, किसी भी एटम में क्या होता है, उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं। इस पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, या चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पे दो चीज आते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है वह या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, दोनों बराबर होता है अगर न्यूट्रल है तो अब क्या होता है, मान लीजिए कि किसी का इलेक्ट्रॉन अगर 10 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 10 होगा और प्रोटॉन भी 10 होगा। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर इसका 5 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आया बात समझ में। अब यहां पे देखिए, अब दो चीज होता है, एक आइसोटॉप्स होता है, एक आइसोबार होता है। तो यहां पे हमको आइसोटॉप से काम चल जाएगा। क्या काम चल जाएगा, आइसोटॉप से काम चल जाएगा। देखिए, अगर किसी आइसोटॉप्स, यहां पे समझिए आइसोटॉप्स क्या होता है। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर जो है वह सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वह सेम नहीं है, तो क्या बोलेंगे, उसको आइसोटॉप्स बोल देंगे। अगर यह सेम नहीं है तो आइसोबार बोलेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम आइसोटॉप्स लेते हैं किसी भी एटम का। क्लियर, यहां तक समझ गए। चलिए, अब नाभिक जो है दो प्रक्रिया करते हैं, या तो किसी एटम का नाभिक क्या होता है, अगर एक है तो दो भागों में बढ़ जाएंगे, जो हमारे सन में इस तरह का होता है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूज करना। जो हमारे जैसे आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दो आइसोटोप है, ड्यूटोरियम और ट्राइट्रियम, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, हीलियम बन जाते हैं। ये हीलियम बन गए, न्यूट्रॉन निकल गए, और इसके साथ बहुत एनर्जी निकलता है, जो हमारे सन में या सारे स्टार जो यूनिवर्स में है, एनर्जी का मुख्य सोर्स है। लेकिन इसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया है, इसी के लिए हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको आर्टिफिशियल सन या ईटर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आगे कहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करूंगा। अभी जो रिएक्टर में है, नॉट इवन इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर फ्यूजन ही लिया जाता है। अब देखिए, यूरेनियम 235 है, 235 का एटॉमिक मास है। अब यूरेनियम 35 पर एक न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करेंगे, दो भागों में बढ़ जाएगा, बेरियम 144, क्रिप्टन 89, और इसके साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और इसके साथ बहुत एनर्जी निकलता है एज ए फॉर्म ऑफ द हीट, और इसी हीट को हम यूज करते हैं। इससे हम क्या स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से अल्टीमेट बिजली उत्पन्न करते हैं। आ गया समझ में। यानी रिएक्टर में कौन सा रिएक्शन यूज होता है, नाभिकीय विखंडन, फ्यूजन, नॉट नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, एक बार पूछा भी है, थोड़ा घुमा के पूछा था। इस तरह के होते हैं। इस कोर में यहाँ पे फ्यूल डाल दिए जाते हैं, जो कोर लोडिंग है। अब यह जलता है, उष्मा देता है, स्टीम जनरेट होता है, या टरबाइन चलते हैं, जनरेटर लगे रहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह
यूज करने लगते हैं। क्लियर? चलिए, तो मेन क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम हो रहा है, इसका मतलब उसमें यूज हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी तक विश्व में कहीं भी न्यूक्लियर फ्यूजन से रिएक्टर से बिजली पैदा नहीं किया जा रहा है, सारे अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। क्लियर? अब देखिए, इस तरह के रिएक्शन होते हैं रिएक्टर के अंदर अंदर और यह कंट्रोल किया जाता है, और ब्लास्ट में हम क्या कर लेते हैं? देखिए, ये भी कंट्रोल करने वाला नहीं है, लेकिन समहाउ इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को तो अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए। चलिए, अब मेनली जो है न्यूक्लियर, अगर बिजली बनाने की बात हुआ तो मेनली यूरेनियम का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यूरेनियम हमारे देश में तो एकदम नहीं है, बहुत न के बराबर है। और जिस देश से हम मंगाते हैं उस देश के साथ हम बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी पे भी साइन नहीं किए। तो मेनली जो यूरेनियम है, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 मेनली उपलब्ध होते हैं, है ना। जिसमें से क्या है कि यूरेनियम, इसमें से यूरेनियम 235 और 238 उपलब्ध है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ लिख दिया 140 न्यूट्रॉन। देखिए, अब दोनों का प्रोटॉन क्या है? 92 है, तो क्या है? आइसोटोप्स है। यह क्या है? आइसोटोप्स। अब इसमें दो चीज होते हैं, देखिए, विखंडन जरूरी है। तो यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करने के लिए सबसे पहले उस मटेरियल को फिसाइल होनी चाहिए, यानी विखंडन योग्य होनी चाहिए कि अंदर जाके विखंडन करे, है ना। तो दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं जो फ्यूल में यूज करते हैं। एक दूसरा होता है फर्टाइल, यानी यह स्वतः विखंडन नहीं हो सकते, लेकिन इसको किसी तरह रिएक्शन करा के आप इसको फिसाइल बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, तब ये समझ में आएगा। सेकेंड स्टेज, फिसाइल बना सकते हैं, यानी फर्टाइल से फिसाइल आप बना सकते हैं कुछ रिएक्शन करा के। और फिसाइल तो डायरेक्ट आप डालेंगे वहां पे, ऊष्मा पैदा होगा, बिजली पैदा हो जाएगी। क्लियर? तो दो आइसोटोप्स मेनली पाए जाते हैं, जिसमें से नॉर्मली जो है यूरेनियम 235 ही यूज होता है, या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह इसमें उतनी फिजिबिलिटी नहीं होती है। क्लियर? अब आइए यहां पे, अब समझिए कि 3 स्टेज प्रोग्राम न्यूक्लियर पावर के लिए क्यों जरूरी है ना। 3 स्टेज प्रोग्राम इसलिए जरूरी है कि हमारे पास जो है, अगर बात करें फिसाइल मटेरियल जो, यानी विखंडन योग्य मटेरियल, वह बहुत कम है, लेकिन हमारे पास फर्टाइल मटेरियल है, फर्टाइल है। तो अगर फिसाइल से फर्टाइल तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस काम में आता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, या 3 स्टेज फॉलो कर रहे हैं। आए बात समझ में? यानी 3 स्टेज में हम क्या करेंगे, फर्टाइल मटेरियल को, जो कि फिजनेबल नहीं है, खुद फिजनेबल नहीं है, खुद विखंडित नहीं हो सकता थर्मल न्यूट्रॉन में, लेकिन यह फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है। इसी से, यानी फर्टाइल से फिसाइल तक पहुंचने के लिए हमने 3 स्टेज का इस्तेमाल किया है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है 3 स्टेज में, अभी आप देखें, यूरेनियम 238, बहुत सारे 2-3 आइसोटोप्स इसके पाए जाते हैं, है ना। यह क्या है? एक फर्टाइल मटेरियल है। अभी आप मैं बताऊं कि 235 यूज करते हैं, लेकिन यूरेनियम 238 फर्टाइल है, लेकिन इसको क्या फिसाइल बनाया जा सकता है ना। फिसाइल इसको बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सा यहां पे आप समझिए, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। यूरेनियम 235 हम यूज कर रहे हैं, इसमें न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करते हैं, उसके बाद में 2 भागों में बढ़ता है, 3 न्यूट्रॉन आते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, नहीं तो चेन रिएक्शन हो जाएगा। स्कूल डेज में पढ़े होंगे आप लोग, है ना। अब यहां पे हमने एनर्जी हीट ले लिया। अब हीट के साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी आता है, जो प्लूटोनियम यहां पे निकलता है। क्या निकलता है यहां पे? प्लूटोनियम 239, या एटॉमिक मास। ठीक। अब यह यूरेनियम तो हमारे पास बहुत कम है, 9 के बराबर है। अब यह जो प्लूटोनियम है, इसको सेकेंड स्टेज में हम यूज करते हैं, प्लूटोनियम को ध्यान से समझिएगा। अब इसमें मिक्स फ्यूल डालते हैं, इसमें यूरेनियम फिर हम डालते हैं, है ना। यूरेनियम डालने के बाद क्या होता है, प्लूटोनियम और यूरेनियम मिलके खुद एक प्लूटोनियम बनाता है, ऑब्जर्व करके प्लूटोनियम बनाता है। ध्यान से समझिएगा, या तो बाई प्रोडक्ट है,
यानी आप फेंक देंगे, किसी भी चीज में कोई काम करने के बाद बाई प्रोडक्ट आता है, लेकिन उसमें फिर यूरेनियम बनाने के बाद एक ब्रीड करता है, इसलिए इसको ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। प्लूटोनियम 239 निकलता है। अब यह एक खास मात्रा में हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में इसमें हम थोरियम डालते हैं। थोरियम हमारे पास सबसे ज्यादा है, यानी पूरे विश्व में जितना थोरियम है उसका 20 से 25% केवल हमारे यहाँ पाया जाता है। थोरियम डालने के बाद यही प्लूटोनियम क्या बन जाता है, यूरेनियम 233 बन जाता है, जो कि एक फिसाइल मटेरियल है, हम यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास थोरियम बहुत है। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में तो ये किया, सेकेंड स्टेज में इस प्लूटोनियम को फिर यूरेनियम डालने के बाद प्लूटोनियम और बना लिया हमने, यहाँ पे बिजली पैदा कर लिया। अब बाद में इसमें थोरियम डालने के बाद यूरेनियम 233 कर लिया, और थर्ड स्टेज में यूरेनियम दो थोरियम डालेंगे 233 आई, इस थोरियम डालते जाएंगे, यूरेनियम 233 बनते जाएगा, और हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेंगे। थोरियम क्या है, यह एक फर्टाइल मटेरियल है, जो कि अब प्लूटोनियम से मिलके क्या बना देता है, यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक फिसाइल मटेरियल है, विखंडन योग्य मटेरियल। आया समझ में? तो यह उपजाऊ यानी फर्टाइल सामग्री, तो यह 3 स्टेज की जरूरत ही पड़ती है कि हम फर्टाइल से फिजाइल में कन्वर्ट कर सके। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेज में जो रिएक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, यानी में से प्रेशराइज यानी हेवी वाटर रिएक्टर इसमें यूज करते हैं, है ना। इसको PHWR शॉर्ट में बोलते हैं। यह रिएक्टर क्या है कि नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, हेवी वाटर यानी ड्यूटोरियम ऑक्साइड को कूलेंट और मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं। कूलेंट क्या होता है, या हीट को थोड़ा सा कूल करता है। मॉडरेटर क्या है, न्यूट्रॉन के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है, यानी उतना देता है कि सीमित में या विखंडन हो सके, चेन रिएक्शन नहीं हो सके। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ध्यान से दीजिएगा, FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें क्या होता है कि इसमें प्लूटोनियम फैब्रिकेशन प्लांट होता है, यानी प्लूटोनियम बेस्ड होता है। प्लूटोनियम यहां से जो निकलता है उसको यहां पे डाल के क्या बनाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, बहुत सारे प्लूटोनियम बनाए जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है। यानी यह एक समझिए कि फिसाइल इन्वेंट्री है, यानी यूरेनियम उस यूरेनियम को डाला जाता है जो कि उतना विखंडन योग्य नहीं है, और या प्लूटोनियम 239 के साथ मिलके या विखंडन योग्य बन जाते हैं, है ना। और वहां पे थोरियम भी डाल देते हैं तो क्या बन जाते हैं, यूरेनियम 233 बन जाते हैं। क्लियर? अब यह यूरेनियम 233 थोरियम यूरेनियम 233 साइकिल हम चलाते हैं थर्ड स्टेज में, तो इसको बोलते हैं एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। ठीक, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। यानी थोरियम डालने के बाद हम लोग क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, यूरेनियम 233, जो कि फिजनेबल है यानी विखंडन योग्य है, और उसके बाद में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? इस तरह करते हैं। आप समझिए, स्टेज 1 में देखिए PWR, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डाले, यहाँ पे यूरेनियम डाले। अब क्या होता है कि यहाँ पे डिप्लेटेड यूरेनियम हम डाले। सेकेंड स्टेज की बात करें, सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि हमने PHWR से इलेक्ट्रिसिटी हमने निकाला, अब यहां से डिप्लेटेड प्लूटोनियम निकला बाई प्रोडक्ट। डिप्लेटेड यूरेनियम उतना इनरिच नहीं है, 200 यूरेनियम 238 डाल दिया, जो सिंगल इसमें यूज नहीं हो सकता था वो। अब इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन यानी इनरिचमेंट मींस कंसंट्रेशन, अब यह दोनों मिलके क्या करता है, यह प्लूटोनियम 239 को प्रोड्यूस करता है, ब्रीड करता है, बहुत सारा बनाता है। तो एक खास लिमिट के बाद जो बन जाता है, उसके बाद हमने इसमें थोरियम डाल देते हैं। यहां से तो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, जब थोरियम डालते हैं तब यूरेनियम 232 या बनाने लगता है। अब इसका यूज हम कर लेते हैं थर्ड स्टेज में, यानी थोरियम डालेंगे, यूरेनियम 230, अब ये कंसंट्रेट करके यूरेनियम 233 से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। तो हमारा क्या है कि मेनली हमारे पास जो थोरियम है एक्सेस, उसको यूज करना है, इसलिए हमने 3 स्टेज इस्तेमाल किया। आया बात समझ में? फर्स्ट स्टेज में कंसंट्रेटेड यूरेनियम यूज किए जो बहुत कम है, उसके बाद में सेकेंड स्टेज में इसका बाई प्रोडक्ट देखिए, प्लूटोनियम हमने यूज किया और डिप्लेटेड यूरेनियम यूज किया, जो पूरी तरह कंसंट्रेटेड नहीं है, यानी इसमें हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट। ये दोनों मिलकर प्लूटोनियम और बनाया, और प्लूटोनियम को ब्रीड किया, जो कि प्लूटोनियम क्या है, एक फिजनेबल यानी विखंडन योग्य है। तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिसिटी यहां से तो मिल गया, लेकिन ज्यादा जब प्लूटोनियम बनने के बाद हमने थोरियम डाल दी,
अब यह थोरियम क्या बना दिया, 233 बाई प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे थोरियम डाल के एक अलग में, हम यहाँ पे थर्ड स्टेज में, अब हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा, तो आराम से अब इलेक्ट्रिसिटी बनता जाएगा। आया बात समझ में? सो यह दो चीज है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर समझ गए आप, है ना? अगर ये समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर? अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके मुझे बताएंगे आप, है ना? तो मिशन दिव्यास्त्र और या फाला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी आप लोग समझ गए। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी इसी नाम से, वहां पे मैं डाल दूंगा। यह हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट को फायदा करेगा, है ना? तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।